प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर लेसन 1 आपने पढ़ाया है तो समझ में तो आया है, लेकिन जो है कुछ अच्छे तरीके से आप समझा दीजिए ताकि याद हो जाए। मैंने अभी देखा जैसे वो याद करने का तरीका अलग होता है, लिखने की भाषा अलग होती है और याद करने की भाषा अलग होती है, और प्रत्येक विषय की अलग अलग भाषा, उसी भाषा को समझना जरूरी है। तुम लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे देखा होगा टेनियर में देखा है और तरीके से लिखा है, अवतार में देखा है और तरीके से लिखा है, प्रत्येक चीजों में और तरीके से लिखा है। क्या तरीका वो गलत है? कोई तरीका गलत नहीं, लेकिन अपनी अपनी लैंग्वेज है। उसी हिसाब से जैसे ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ओम के नियम में क्या याद करना है? केवल V बराबर आई आर। उसके बाद में यदि लिखना है तो लिखेंगे कैसे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसको सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ठीक है, V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब ये अनुक्रमानुपाती निशान हटता है तो नियतांक आता है R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो याद करने का तरीका केवल इतना है बस, V बराबर आई आर, V अनुक्रमानुपाती I। अब V क्या है, इसमें जानकारी होनी चाहिए। V क्या है कि किसी भी चालक पर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। I क्या है? इसमें बहने वाली धारा। ये तरीका होता है, ये इसकी फिजिक्स की भाषा हो गई। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। अभी हमने देखा कि एक जगह हम गए थे थोड़ा रिश्तेदारी में, तो वहाँ 2-4 बच्चे पढ़ रहे थे, तो हमने देखा वो अंधाधुंध जुटे और क्या पढ़ रहे हैं? संयोजन अपक्रिया याद कर रहे थे। तो बार बार यही याद कर, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। याद कर रहे हैं वियोजन अपक्रिया। ऐसे तो ही याद करने का तरीका ये नहीं है, ये तो लिखने का तरीका हुआ। याद करने का तरीका अलग होता है। हमने देखा है, कुछ बहुत से बच्चों को देखा है, जिस लेवल पर तुम लोग हो उस लेवल से मैं गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी जो तकलीफें या कठिनाई आ रही है याद करने में, वो सब मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो हमने देखा और बच्चे और रट रहे हैं, ये चीज रटते हैं जो, तो याद तो हो जाता है, तुम याद कर लोगे, लेकिन एक लेसन याद कर लोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा याद करोगे तीसरा भूल जाओगे। ये याद ऐसे नहीं किया जाता है, रटा नहीं जाता है, बस इसे केवल समझा जाता है। इसकी एक लैंग्वेज होती है। जैसे धारा है, धारा करंट क्या होता है? प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होने वाली धारा या बहने वाली धारा। V क्या है? विभवांतर है। विभवांतर का मतलब 2 सिरों से विभवांतर प्राप्त होता है। जैसे बैटरी में वोल्टेज है तो उसमें 2 सिरे हैं, तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर बोलेंगे, फिजिक्स की भाषा। ये तो अनुक्रमानुपाती निशान हो गया। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बस हो गया ओम का नियम। जब मैं भी पढ़ाई करता था तो मैं भी इस तरीके से रटता था, बस मुझे भी रटाया जाता था। अब उस हिसाब से जब रटाया जाता था तो याद ही नहीं होता था। हम एक लेसन याद कर दूसरा भूल जाए, दूसरा याद कर तीसरा भूल जाए। इस तरीके से फिर जो है धीरे धीरे उस चीज को समझा। कई प्रकाशन की मैंने किताबें पढ़ी, नगीन प्रकाशन, कुमार मित्तल, राजीव प्रकाशन, तब जो है अनुभव किया कि सब में अलग अलग तरीके से। अलग क्यों है? क्योंकि जो अपने हिसाब से तुम कहोगे चीज वही कहना। अब इसको कई तरीके से मैं ओम का नियम बदल के दिखा रहा हूं तुम्हें। V, ये तो राजीव प्रकाशन की परिभाषा हो गई। अब V बराबर आई आर या R बराबर V बट्टे आई। बताओ सेम बात लिखी है या नहीं लिखी है? इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे आई आर हो जाएगा। तो आई आर बराबर V का हो चाहे V बराबर आई आर का हो। तो ये किसकी भाषा? ये दूसरे प्रकाशन इसमें क्या बता सकते हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक है, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात कहे, भाग कहे, बटे निशान कहे, सब बात एक ही है के बराबर होता है। जब मैं भी पढ़ाई करता था यही समझ में नहीं, अनुपात, कहीं अनुपात आ रहा है, कहीं बराबर का, कहीं अनुपात आ रहा है, कहीं भाग का निशान आ रहा है, कहीं बट्टे का निशान आ रहा है। तो यही नहीं समझ पाए हम कि ये सब चीजें एक ही हैं। यही सिस्टम रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। यही थोड़ी समस्या रहती है आजकल हिंदी मीडियम वालों के लिए कि जो है याद करने वाली समस्या रहती है। एक ही चीज को कई तरीके से कहा जाता है।
इसके बाद में मेरा कहना ये है कि ये तुमको तैयारी करना है तो 100% करिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज में 100% नहीं रहता है तो सक्सेस नहीं होता है लाइफ में। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग मिलेंगे, जैसे उन्होंने धंधा किया, बिजनेस किया, दुकान खोला, तो भी 100% नहीं। आज बुआ के यहाँ जाना है, कल वो काम है, परसों ही खेत में पानी लगाना है, नियमित नहीं खोली, वो भी धंधा चौपट। पढ़ाई की तो 100% नहीं, उसके बाद में पेपर आया तो क्वेश्चन फंसे उसमें, जो है ये बिना पढ़ाया यार ये पेपर बहुत टफ था। किसी भी चीज का सफलता का एक ही राज है, 100%। समझ रहे इस बात को? ये तुम्हें सफल होना है तो 100% पढ़ाई करना है, कोई चीज नहीं छोड़ना है अपने कोर्स में, ठीक है? जहां से एग्जामिनर पूछे फटाक से उसको जवाब दो। एक बात और याद रखना, ये नहीं कि सरल सरल जो समझ में आए वो पढ़ते जाओ, उसको रिवीजन उसे भी करना है, ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देना, लेकिन उसको थोड़ा फास्ट रिवीजन करो। जो चीज समझ में नहीं आती उसको थोड़ा ज्यादा बार रिवीजन करो, उससे कम रिवीजन करो। तो ये सब चीजें देखिए, आज हम सिखाएंगे तुमको कि याद करने की भाषा कैसी होती है और लिखने की भाषा कैसी होती है। कोई चीज यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे और याद करना है तो कैसे याद करेंगे। तो लेसन 1, जैसा कि लेसन 1 दिया गया रासायनिक अपक्रिया, क्या दिया गया? लेसन 1 रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ नया रूप ले लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। भौतिक में चीज को परिवर्तित करके पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है। जैसे किसी चीज को, जैसे मोम को गर्म करना, गर्म कर दो क्या हो जाएगा? थोड़ा द्रव के रूप में आ जाएगा, उसके बाद में ठंडा कर दो फिर वो मोम बन जाएगा ठोस होके। इसके बाद में जैसे पानी से बर्फ बनाया गया, तो बर्फ से जब पानी बनाया गया, पानी से फिर बर्फ बना सकते हो, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। तो ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? परिवर्तित करके पुनः उसी रूप में ना लाया जा सके। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे दूध से दही बना लो, क्या दही से दूध बन सकता है? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। फल पका लो, पका सकते हो कार्बन लगाकर, क्या पका फल कच्चा कर सकते हो? बिल्कुल समझ। सब कैसे? रासायनिक परिवर्तन। तो जब रासायनिक परिवर्तन से जो है नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कह सकते हो तुम। सरल भाषा में जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या एक पदार्थ मिलकर जो है नया उत्पाद देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब भी कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन होने से नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, रासायनिक परिवर्तन हो तो क्या बनता है? सीधी सी बात है, जब रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? नया पदार्थ बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। याद करने की भाषा बस इतना याद रखो, रासायनिक परिवर्तन और नया पदार्थ बनेगा बस। यानी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनता है, इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के 2 भाग होते हैं। इस तरफ वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो इस तरफ भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इस तरफ जो भाग होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो इस तरफ भाग होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब केमिस्ट्री, जैसे मैग्नीशियम का दहन करना, जैसे मैग्नीशियम, एक बात और याद रखना, केमिस्ट्री में किसी चीज को जलाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन से अपक्रिया करा दीजिए। कुछ कॉमन चीजें हो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। किसी भी केमिस्ट्री में जब भी जलाने की बात आए, किससे? ऑक्सीजन की मात्रा ले लीजिए, ऑक्सीजन से अपक्रिया करा दीजिए। तो जैसे मैग्नीशियम को जलाना या मैग्नीशियम का दहन करना है तो मैग्नीशियम ले लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, इसके बाद में क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ? ये जो हमने लिखा है रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद नया पदार्थ बना। लेकिन इसी प्रक्रिया को यदि हम प्रतीकों में लिख दें, किसको? प्रतीकों में। जैसे मैग्नीशियम को का प्रतीक क्या है? Mg है। ऑक्सीजन क्या क्या है? O2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे?
रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो याद करने का तरीका क्या हुआ? रासायनिक अपक्रिया किसमें लिख दी जाए? प्रतीकों में लिख दी जाए। प्रतीकों में लिखना, बस हो गया, रासायनिक समीकरण हो गई। ये याद करने का तरीका हुआ। रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों में जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे नोट बना लीजिए, रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण ये होता है फास्ट ट्रैक रिवीजन। किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, उसके बाद में याद करने का तरीका ये होता है, फास्ट ट्रैक होता है। ऐसे तो रटोगे तो पूरी किताबें इतनी बड़ी हैं, तुम रट ही नहीं सकते हो। अगर इस तरीके से रिवीजन करना है तो एक दिन में एक एक दो दो क्या 4 चैप्टर हो जाएंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक और रिवीजन करने का तरीका मतलब ये होता है कि जब तक भूलो तब तक उस पर घूम के आ जाओ, उस भूलने से पहले आ जाओ, तभी सफलता मिलने वाली। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक बात और आ गई, इसमें बताया गया है एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। किसी भी तत्व को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है। किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो उसी हिसाब परिभाषा से क्या हो जाएगा इसमें कि जैसे इधर में mg के दोनों तरफ ये क्या अभिकारक है, अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, ये क्या है? अभिकारक। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान, तत्वों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर। उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर। बस इतना याद करना। ये किसकी परिभाषा बन गई? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई। बस ऐसे याद करने तरीका होता है। बस डाल लो हेडिंग, बस ये हेडिंग पड़ गई, ये इसका ये हो गया, पूरा परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। mg का एक भाग इधर है, इधर एक भाग है बराबर। ऑक्सीजन के 2 है, इधर एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ऑक्सीजन के 2 हो गए तो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, क्योंकि 2 से गुणा जब कराई जाएगी 2 इसके 2 इसके। अब ये मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे। कभी कभार मुझे अफसोस ये होता है, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये नीचे 2 लिख दिया गया है और ये ऊपर 2 लिखा गया, इसका अंतर क्या है? देखिए, जो सफिक्स में 2 लिखा जाता है वो आयनों के लिए लगाया जाता है। जैसे H2O, ऑक्सीजन पर कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2,6, तो 2 माइनस होते हैं। H पर कितना होता है? 1 प्लस होता है। तो HO तो जल नहीं यौगिक हो सकता, यौगिक का 0 आना चाहिए, जितने प्लस उतने माइनस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सफिक्स में 2 लगा देंगे, ये आयनों की बैलेंसी के लिए। और यदि आयतन बराबर करना, संतुलित करना है तो ऊपर गुणा कराई जाती है आगे। ठीक है, तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। 3 परिभाषाएं मैंने समझाई है, एक बार रिपीट कराते हैं तो समझ में तरीका आया किस तरीके से जो है लिखना है। लिखने का तरीका अलग हो गया और याद करने का तरीका अलग। जैसे इसको लिखना है, रासायनिक समीकरण को लिखना है, रासायनिक अपक्रिया को पहले लिखना है। तो रासायनिक अपक्रिया को कैसे लिखेंगे? जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद में रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकार लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समाप्त हो गई तीनों डेफिनेशन। अब समझाते हैं तुमको अपक्रियाओं के प्रकार कैसे याद करना है। ये 3 डेफिनेशन मैंने समझा दी। इस तरीके से जो है नोट्स बना लीजिए लेसन के लास्ट में, या अलग एक कॉपी ही बना लीजिए, अलग कॉपी बना लीजिए, उसमें जो है लिख लीजिए 60 तरीके से। 60 डायरी में, एक 60 डायरी रखा करिए, उसमें नोट कर लीजिए।
जो भी ये चीजें रहती हैं। अब लेंथ लिखने का तरीका अलग होता है, याद करने का अलग होता है। लेंथ तो ही ना बैठ के रटेंगे कि ऐसी अपक्रिया पूरा एक एक अक्षर, समझ गए? तब तो 4 दिन में भी नहीं याद कर पाओगे। नंबर 1 हेडिंग आती है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया क्या होती है तो समझिएगा। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है किसी चीज का मिलना, ठीक है? तो इससे याद कर सकते हो किसी चीज का मिलना। और मिलेंगी चीजें कब? जब 2 होंगी या 2 से अधिक होंगी, ठीक है? एक तरफ तो अभिकारक होता है, एक तरफ उत्पाद होता है। तो इसमें याद करने का तरीका क्या हुआ? संयोजन का मतलब किसी चीज का मिलना। और चीजें कब आपस में मिलेंगी? जब 2 होंगी या 2 से अधिक होंगी। तो 2 या, दोनों एक ही कलर चल रहा है, 2 या 2 से अधिक। उत्पाद कितना हुआ? 1। तो बात समझ में आई? इसको याद करने तरीका क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक अपकारक, 1 उत्पाद उस तरफ, बस। उसके बाद में लिखने का तरीका क्या हुआ? ऐसी रासायनिक अपक्रिया या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से, जब 2 या 2 से अधिक चीजें बन रही हैं, 2 या 2 से अधिक से एक चीज बन रही है, तो मिली तो होगी आपस में। ये तो ऐसे याद आ जाएगा, मिलकर। तो हम कह सकते हैं कि वह अपक्रिया या ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। या ये कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कोई इसका हो सकता है, कोई एग्जाम्पल ले लो जिसमें जो है 2 चीजें हों और उधर उत्पाद एक बन रहा हो। जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ मैंने चूना ले लिया और जल ले लिया, तो क्या प्राप्त होगा? बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो इधर अभिकारक तो 2 हैं और उत्पाद क्या है? 1। यानी 2 चीजें हैं इधर और बन एक ही चीज रही। तो ये सब कैसी अपक्रिया कहलाएंगी? संयोजन अपक्रिया कहलाएंगी। कई एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन का जला दो ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है? ये सब कैसी अपक्रिया है? संयोजन, क्योंकि अभिकारक 2 हैं। जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो, उत्पाद एक ही बने, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो ये तरीका हुआ। तुम्हारा साइड डायरी में नोट कर लो, बस रिएक्शन नोट कर लो, उसके बाद में ये नोट कर लो। कोई भी रिएक्शन जिसमें 2 अभिकारक हो या 2 से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक ही हो, तो वो कैसी अपक्रिया कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लिखने का तरीका क्या हुआ? ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, उत्पाद एक ही हो। जैसे मैंने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया और यहाँ पर पानी लिया, 2 चीजें थी, बनी क्या? एक ही चीज बनी। यहाँ पर 2 पदार्थ थे, कार्बन ऑक्सीजन, और बना क्या? एक ही होंगी। समझ गए? तो ये कैसी हो गई? संयोजन। अब इसी का उल्टा वियोजन। वियोजन का मतलब होता है किसी चीज का अलग होना या टूटना। अलग कब कोई चीज होगी? जैसे टूटेगी। अब ये मार्कर है, कब अलग होगा? या तो ये टूटे, ठीक है, तभी तो अलग होगा। तो संयोजन के बाद वियोजन अपक्रिया समझने वाले हैं। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया समझिएगा। वियोजन अपक्रिया भाई क्या होता है? बस उसी का उल्टा बताया था मैंने। अभिकारक, उत्पाद, ये मैं समझा रहा हूं, एक एक करके साथ डायरी में नोट कर सकते हो, ठीक है? अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक था उसमें, संयोजन वाले में एक उत्पाद था, तो उल्टा तो कर ही सकते हो। उधर 1 लिखा था, इधर 1 कर दो। इधर लिखा था 2 या 2 से अधिक, तो उधर लिख दो भाई 2 या 2 से अधिक, बस हो गया। वियोजन अपक्रिया याद हो गई।
अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने वाली चीज ज्यादा टिकती नहीं है। रट के याद तो कर लोगे, लेकिन ये है कि अगर कहीं जरा से एक अक्षर भूल गए फिर लिख नहीं पाओगे। समझने वाली चीज यदि भूल गए तो तब भी लिख लोगे। तो क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्या होगा, एक से दो या दो से अधिक चीजें बन रही है एक चीज से, तो ये क्या होगा, टूट कर। ये तो सामने याद आ जाएगा। जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक बने तो मिलकर बनती है, टूट कर। तो वैसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन का उल्टा वियोजन। संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। बस सारी डायरी में ये नोट करना है, आराम से नोट कर लीजिए, फटाक से रिवीजन कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन जिसमें अभिकारक एक हो, उत्पाद जो है एक से अधिक हो, कोई रिएक्शन ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर ले लिया, गर्म कर दिया, इसको क्या प्राप्त होगा, सी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राप्त हुआ। अब देखो इसमें अभिकारक तो एक ही है, उत्पाद क्या है, दो है, तो ये कैसी अपक्रिया हो गई, वियोजन अपक्रिया, क्योंकि इसमें एक चीज टूट रही तभी तो दो या दो से अधिक चीजें बन रही। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर, नहीं, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ गए। अब ये चीजें टूटती कई तरीके से या तो कोई इसमें परिवर्तन, कुछ चीजें जो है गर्म करने पर टूटती हैं, तो जैसे जो चीजें गर्म करने पर टूटती हैं तो वहां पर रिएक्शन का थोड़ा नाम बदल सकते हो, ऊष्मीय अपघटन कह सकते हो, इसको वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। यही समस्या रहती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक ही चीज को कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग इसको पैर बोलते हैं, कुछ लोग गोड़ो कहते हैं, कुछ लोग अगर पतरी हो तो टंगड़ी कहते हैं। बात तो एक ही है, सब चीज तो एक ही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही समस्या है। केमिस्ट्री टफ नहीं है, एक ही चीज के कई नाम है, बच्चा जो है भूल जाता है। विद्यार्थी वही कहता है कि सर अरे केमिस्ट्री बहुत टफ। वियोजन का है चाहे अपघटन का है। अब चीजें अलग कैसे होंगी, कई तरीके हैं। यदि गर्म कर, देखो इतना तो याद कर सकते, संयोजन समझ में आ गया होगा सभी के, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद, ठीक है। अब वियोजन उसका उल्टा, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद, ठीक है। उसके बाद में अब ये चीजें टूटेंगी कब, जब ऊष्मा से टूटे, कोई चीज गर्म करने पर टूटे, कोई भी रिएक्शन हो, अभिकारक जो है एक हो, उत्पाद दो या दो से अधिक हो और गर्म की गई हो, तो गर्म करने पर जब टूटे तो ऊष्मीय अपघटन, क्या बोलेंगे इसको, ऊष्मीय अपघटन बोल देंगे। बात समझ में आई। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कर देंगे। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। वियोजन के अंतर्गत ही ये आती है। जैसे तुम लोगों में सिस्टम नहीं होता, कहेंगे कास्ट क्या है, ओबीसी, उसके अंदर कास्ट क्या है, अहीर यादव जो भी है, मतलब तो उसी तरीके से इसमें है। ये कौन सी है, वियोजन अपक्रिया। लेकिन इसमें जो है यदि ऊष्मा देने पर कोई चीज अलग हो, वियोजन अपक्रिया संपन्न हो, ऊष्मा के द्वारा हो, तो ऊष्मीय अपघटन। याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। इसमें दूसरे कलर का मार्कर नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, सुविधा के लिए खेद है। दूसरे कलर की इंक तो है, पता नहीं मार्कर का, चलो देखते हैं। इसके बाद में ऊष्मीय अपघटन की बात चल रही थी, है ना, थोड़ा तुम लोग ध्यान रखना। ये तो कंप्लीट हो गया होगा, शायद डायरी में नोट करते जाओ मेरे साथ में। ऊष्मीय अपघटन जब जो है ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा जानते हो, ऊष्मा के कई नाम है, हीट गर्मी, अपनी भाषा में बोलते हैं अरे आज बहुत गर्मी है, या उसे गर्म कर दो। फिजिक्स की भाषा में क्या है, ऊष्मा दे दो, ऊष्मा। केमिस्ट्री भाषा में क्या है, ऊष्मा दे दो के द्वारा, ठीक है। ये याद करने की जरूरत। जब इसमें क्या परिभाषा हो जाएगी ऊष्मीय अपघटन की, जब वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक होता है प्रकाश अपघटन। अब प्रकाश अपघटन से याद आया होगा, प्रकाश अपघटन का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के द्वारा, समझ गए, प्रकाश के द्वारा। ये कैसी हो जाएंगी, प्रकाश अपघटन अपक्रिया हो जाएंगी।
जैसे सिल्वर क्लोराइड। तो जब इसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डालेंगे, यूवी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, इसको यूवी से लिखते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag और प्लस क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। क्लोरीन गैस है, 2 लगा दो, इसे बैलेंस करो, संतुलित करो। क्लोरीन के 2 हैं, 2 से करा दिया, अब Ag के 2 होगा, इधर हो गया। ये इधर देखो, अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 है, तो एक कैसी अपक्रिया हो गई, अब अपघटन या वियोजन अपक्रिया। लेकिन ये संपन्न प्रकाश के द्वारा हुई है, तो इसीलिए इसको प्रकाश अपघटन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा, ऐसी वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा अपघटित होती है, या हम ये कह सकते हैं ऐसी वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है या होती है, ठीक है, तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होती है, ऐसी वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होती है, उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। ऐसी वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। तीसरी अपक्रिया आ जाती है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन सीधी सी बात है, विद्युत अपघटन से याद आया होगा विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो जैसे विद्युत के द्वारा यानी जैसे ले लिया सोडियम क्लोराइड, इस पे विद्युत प्रवाहित कर दी, तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। 2 से यहां करा दो, सोडियम पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, सोडियम और क्लोरीन के आयन प्राप्त हो जाएंगे। यानी पर प्लस, Cl पर माइनस। अब देखो, अभिकारक 1 है, उत्पाद कितने हैं, 2 हैं। अभिकारक तो एक ही है, उत्पाद कितने, ये आयनों, विद्युत जब प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, प्लस माइनस में, ठीक है। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा डिस्टिल्ड वाटर यदि है तो उसमें जो है करंट प्रवाहित नहीं होता, जबकि उसमें NaCl क्या है, नमक डाल देने पर करंट प्रवाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस, ये आयनों में टूट जाता है। जब ये आयनों में टूट जाता है तो उसमें करंट का प्रवाह होने लगता है, प्लस माइनस इधर उधर चकराने लगते हैं, समझ गए। अब देखिए, अब ये विद्युत प्रवाहित करने पर अभिकारक, सबसे बढ़िया पहचान, अभिकारक 1, उत्पाद 2, तो कैसी वियोजन अपक्रिया, विद्युत द्वारा हो तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा हो प्रकाश अपघटन, गर्म करने पर हो या ऊष्मा के द्वारा तो ऊष्मीय अपघटन। बात समझ में आई? फिर एक बार समझाते। वियोजन या अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, अभिकारक 1, उत्पाद 2 या 2 से अधिक, ठीक। इसके जो वियोजन अपक्रिया होती है, यदि ऊष्मा के द्वारा हो तो ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा का मतलब होता है गर्म करने पर, साइड में लिख लो, चाहे ऊष्मा या गर्म, बात खत्म। ऊष्मा की बात कहे या गर्म कहे, ऊष्मा के द्वारा हो तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा प्रकाश अपघटन, विद्युत के द्वारा हो विद्युत अपघटन। हमको लगता है इसमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ऊष्मा के द्वारा ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा प्रकाश अपघटन, और उसके बाद विद्युत के द्वारा विद्युत अपघटन, ठीक है। ये जब ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा, ऐसी अपक्रिया जिनका भी, जो ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा होती है, ठीक है, ऐसी वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। ऐसी वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होती है प्रकाश अपघटन कहलाती है। ऐसी वियोजन अपक्रिया विद्युत के द्वारा होती है तो विद्युत अपघटन कहलाती है। बस सीधी सी बात है, जैसे याद करो, वह अपक्रिया जो जिसमें वह वियोजन अपक्रिया जिसमें जो है अपघटन प्रकाश के द्वारा, तो प्रकाश, चाहे जैसे याद करो, ठीक है। ऊष्मा वियोजन अपक्रिया यदि ऊष्मा के द्वारा होती है तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा होता है तो प्रकाश अपघटन, विद्युत के द्वारा होती है तो विद्युत अपघटन। इसमें तो कोई चीज याद करने वाली लग नहीं रही है। फिर एक बार रिवीजन करो मेरे साथ। ऐसी अपक्रिया, चिंता मत करिए, क्लास में ही हम रिवाइज करा के जाएंगे। 2-3 बार रिवाइज कर लिया, फिर परीक्षा तक तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसी अपक्रिया जिसमें, या ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अपकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन, जब वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जब वियोजन अपक्रिया प्रकाश के द्वारा होती है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। जब वियोजन अपक्रिया विद्युत के द्वारा होती है तो विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। संयोजन, वियोजन, संयोजन भूल तो नहीं गए, इसी का उल्टा था संयोजन। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक टूटकर मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो कंप्लीट हुआ संयोजन वियोजन। इसके बाद में अगली आ जाती है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया,
तो शायद डायरी में नोट्स बनाना है विस्थापन अपक्रिया का। तो देखिए भाई विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया समझिएगा। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है भाई, यानी एक विस्थापन का मतलब होता है एक चीज को हटा के दूसरे लोग, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे आजकल ज्यादातर सिस्टम राजनीति में थोड़ा आ जाओ, राजनीति में चलता है एक सीएम को हटा के दूसरा सीएम, समझ गए, सत्ता आती जाती रहती है, वो क्या हो गया, विस्थापन है, समझ गए। सीएम तो नहीं जाता है, सीएम तो कोई ना कोई आएगा, आज ये है तो कल वो है, कल ये है तो वो है, तो लेकिन वही क्या है, विस्थापन है। जब जैसे कोई दो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे, माँ बाप के साथ जो है बेटा जीवन व्यतीत करता था, उसके बाद में पता लगे धर्म पत्नी आ जाए, वो माँ बाप को अलग कर दे, ठीक है, तो माँ बाप की जगह पर क्या आ गई, धर्म पत्नी, तो उसमें क्या हो गया, यही क्या है, विस्थापन है। या कोई दो व्यक्ति हो, उसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए और वो एक व्यक्ति को उसमें से अलग कर दे, तो वही तो है विस्थापन। समझिए, विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है किसी एक चीज को अलग करके दूसरी चीज आ जाना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं तुमको। जैसे कॉपर आयरन सल्फेट का विलयन है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके बाद में आयरन या लोहे की कील डाल दीजिए, आयरन या लोहे की कील डालने पर तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट की जब आयरन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आयरन क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है। अब जुड़ा कैसे ये भी बता दें, इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, प्लस वाला मिलेगा माइनस के साथ, ये सब समझाएंगे बेसिक चीजों में। तो प्लस वाला जब माइनस के साथ मिलेगा तो Fe4 बन जाएगा, और क्या निकल गया बाहर, Cu। तो समझिएगा, तुम लोगों को ये अभिकारक तो दिया जाएगा, लेकिन उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए, ये सब सिखा देंगे, रिएक्शनें कैसे बनती है, सब प्लस माइनस तक। ये तो केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, बस 30 तक तत्व याद कर लीजिए, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस माइनस। 20 तक तो याद ही नहीं करना, 20 तक याद करना, 20 के आगे याद ही नहीं करना, सब पर 2 लगभग रहता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की जब अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है, समझना, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग। अब देखो, ये 2 दिन एस की जिंदगी आराम की जी रहे थे दोनों, तब तक तीसरा पर्सन एंट्री मारता है, इस वाले को क्या कर देता है, अलग कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, समझ गए। एक तत्व को ऐसी अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे या हटा दे, को विस्थापित कर दे, विस्थापित कर दे या हटा दे। अब परीक्षा में पूछा जाए तो ऐसे थोड़ी लिखना है, तो उसको सजा के लिखना। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, कई एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे जिंक के साथ करा दो, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिंक के साथ करा दो, बन जाएगा जिंक सल्फेट, और उसके बाद में कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो ये कैसी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एक की जगह पर दूसरा, जैसे Fe आया तो Cu चला गया, इसमें Zn आया तो Cu चला गया, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती हैं, विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आ जाओ, अगली हेडिंग है तुम्हारी द्विविस्थापन अपक्रिया। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं, उसमें क्या रहता है कि थोड़ी मेहनत रहती है। अब जैसे तुम याद कर रहे हो तो याद करने का तरीका होता है, याद करने में कहीं ध्यान दूसरी जगह जा सकता है, या लेट के याद कर रहे हो या नींद ही आ गई, ठीक है, तुम तो कॉपी लिए, लेकिन लिखने में ध्यान कम इधर उधर जाता है, तो लिख के चीजें जल्दी याद होती है, क्योंकि उसमें पेन चलाना पड़ता है, मेहनत, अगर इधर उधर ध्यान जाएगा तो गलत लिख जाएगा,
तो विस्थापन के बाद जो है कौन सी अपक्रिया आती है? द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद में द्विविस्थापन अपक्रिया नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसका रिवीजन करिए। इस तरीके से देखो, याद करिए, हम जब पढ़ते थे तो यही नहीं पता चला। अब इंटर में आओगे, तुम लोगों को पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे, चित्र अलग जा रहा है, ये चीज अलग जा रही। हम देखा, हमने महसूस किया कि क्या किसी में गलत, अवतार में अलग लिखा, सब में अलग। परिभाषाएं देखो, तरीका में बताओ, उसको बोलने का कहलाते हैं, कहते हैं, सब बात एक ही है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही समस्या रहती है। जैसे एक चीज और समझाते हैं तुमको, धातु वाला लेसन पढ़ा होगा तुम लोगों ने। धातु, धातु कहे, चालक कहे, सुचालक कहे, सब बात एक ही है। धातु कहे, चालक कहे, सुचालक कहे, ये सब क्या है? बात एक ही है। विद्युत रोधी कहे, अचालक कहे, कुचालक कहे, अधातु कहे, सब बात एक ही चीज के कई नाम होते हैं। समझ रहे हो इस बात को? इससे बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अब कोई भी चीज याद को, कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। एक ही परिभाषा अगर किताब की रटोगे तो रटते रहोगे, कभी जीवन में जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे। रट के चीजें जो याद करोगे, समझने वाली चीज हमेशा याद रखते हैं। और जो आपकी कापियां चेक होती है, एग्जामिनर जो चेक करता है तो उसमें उत्तर थोड़ी ना फीड किया जाता है। ऐसा हो तो कंप्यूटर पर चेक हो जाए, चलो उमार तो कंप्यूटर पर चेक हो जाए, चलो इसमें ये ऑप्शन सही, उसमें वो ऑप्शन लगाना है। लेकिन इसमें जो थ्योरी जाती है तो उसमें जो कापी चेक करते हैं कि परीक्षक, वो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या लिखा है, किस तरीके से तुम्हारा लेवल देखना चाहते हैं। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर रखिए। कहते हैं, कहलाती है, हमने देखा है कुछ लोग, कुछ ऐसे अध्यापक भी होते हैं, हालांकि मैं किसी अध्यापक को नहीं कह रहा हूँ, बहुत ऐसे अध्यापक होते हैं, वो अगर लिखाएंगे कहलाती है तो बच्चे से कहलाती ही सुनेंगे, बच्चा रट के याद करता, 4 दिन बाद भूल जाता है। अगर लिखाया ऐसी अपक्रिया तो ऐसी ही होना चाहिए, वह अपक्रिया न कह दे, तो ये सब चीजें जो है गलत होती हैं। समझ रहे हो इस बात को? अब हम भी सरकारी तरह पढ़ाएं, बढ़िया आराम से आए, धीरे धीरे क्लास में ऐसे और वहाँ इधर मार्कर ने उधर पढ़ाए तो बच्चा भी वैसे पढ़ेगा। जब ऊर्जा के साथ पढ़ाया जाएगा तो बच्चे के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, बच्चे जो है पढ़ते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उस लेवल का नहीं। तो ये सब चीजें, समस्याएं चलती रहती हैं आपका जो है। इसीलिए हमने चैनल लाए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि सभी को शिक्षित करना। अगर देश सुधारना है ना, तो एक बार एक पीढ़ी पढ़ जाए, देश अपने आप सुधर जाएगा। एक पीढ़ी बस केवल हमारी पड़ जाए, देश में सुधार अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये मकसद है कि जो है कोई गरीबी के कारण पीछे न रहे, कोई ये न सोचे कि हम गरीब थे, कोचिंग नहीं पढ़ पाए या वहाँ नहीं जा पाए, तो ये समस्या ना रहे। और लगभग मोबाइल उपकरण आजकल तो सबके यहाँ हैं और मिल भी जाते हैं सस्ते, तो जो है उपलब्ध भी हैं लगभग, मेरा मानना है सबके यहाँ। और रिचार्ज तो होते ही होता है, तो उस रिचार्ज का इंस्टाग्राम, फेसबुक ना चला के जो है सदुपयोग किया जाए। ये सदुपयोग करोगे तो जो है, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि तुम पढ़ते रहते हो, ये करते, अरे खुराफात से तब भी अच्छा है। इधर उधर बैठने से, इधर उधर मसाला खाने से, इधर उधर गुटखा सीखने से तब भी ये कार्य अच्छा है। अरे क्या डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो नया तजुर्बा तो होगा। समझ रहे हैं? अगर अच्छी शिक्षा है तो अपना जीवन जो है अच्छा व्यतीत करोगे। शिक्षित व्यक्ति का थोड़ा रुतबा ही अलग हो जाता है, उसका जीवन यापन ही थोड़ा शांतिमय हो जाता है। ये सब चीजें, कई चीजें हैं, इसलिए जो है मैंने चैनल खोला और मुझे लगा कि कुछ बच्चों को आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और छात्रों को शिक्षित किया जाए। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध है क्लासेस, सब केवल समय है। तो बात का हमारा कहने का मतलब है, कोई भी चीज देखो कहीं से भी, बस वो चीज देखो जो तुम्हारे लाभदायक हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील वगैरह देखने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं? नचनियन साड़ वगैरह देखने से कुछ नहीं होता है। अगर तुमको देखना, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, बस कोई चीज देखो, ज्ञान की चीज देखो जिससे तुम्हें नॉलेज बढ़े, तो लाइफ में सक्सेस रहोगे। ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का टॉपिक हम समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।